हेलो बच्चों, माई सेल्फ इज़ भानु नागर। मैं तुम्हें क्वेश्चन नंबर 15 से 17 तक के क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। अब अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, क्वेश्चन नंबर 15 कैपेसिटर टॉपिक से है और ये एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक। किसी ने थोड़ा सा भी पढ़ा है तो बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पैरेलल प्लेट के कॉम्बिनेशन से ये क्वेश्चन है। हम लोगों को दिया है 4 पैरेलल प्लेट से और सबके बीच में सेपरेशन d दे रखा है, ठीक है। स्क्वायर प्लेट से तो एरिया a स्क्वायर हो जाएगा और हमसे बोला है इसमें कि यहाँ पर कैपेसिटेंस जो है वो एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर d हो गया। इसका मतलब ये हमें a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d दिया हुआ है एक कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस, ठीक है। और इनका सेपरेशन जो है वो एरिया के कंपैरिजन में, साइड के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा है, मतलब हम इनके बीच में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मानेंगे। अब अलग अलग ऑप्शन में हमसे बोला है, जैसे P में हमसे बोला है कि कैपेसिटेंस बिटवीन S1 एंड S4 विद S2 एंड S3 आर नॉट कनेक्टेड इज। तो देखो बच्चों, अगर हम लोग बोलें, हमारे पास में अगर ऐसा है, ठीक है, एक प्लेट ये S1 हो गई, ये S2, S3 एंड S4, 4 प्लेट हो गई। साइड व्यू अगर हम लोग देखें, इनका सेपरेशन सबका D है, ठीक है, D सेपरेशन है। और एरिया हम लोगों को पता है कि हर एक प्लेट का एरिया a स्क्वायर हो गया। अब हमसे बोला है कि S1 और S4 के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। S2 और S3 आपस में कनेक्टेड नहीं है, तो हम लोग एक काम करते हैं कि भाई S1 और S4 के बीच में एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, एक बैटरी। यही तरीका हम लोग करते थे, एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ से पोटेंशियल इसका V और इसका 0 हो गया और बाकी में 4 सेम रहेगा। तो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर ये सभी प्लेट्स सीरीज़ में हो गई। तो 3 प्लेट सीरीज़ में लगी हुई है और सबका कैपेसिटेंस, इनका कैपेसिटेंस C0 हो जाएगा, इसका कैपेसिटेंस C0 हो जाएगा, इसका कैपेसिटेंस C0 इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, ठीक है। 3 सीरीज़ में कैपेसिटर है तो C इक्विवेलेंट हम लोग बोल सकते हैं यह आ जाएगा C0/3, ठीक है। तो P ऑप्शन, P जो है हमारे पास में लिस्ट 1 में, इसका आ जाएगा C0/3, 3 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर अगर कैपेसिटेंस S1 और S4 आपस में कनेक्टेड है, S2 इज शॉर्टेड टू S3, S2 को हमने S3 से शॉर्ट कर रखा है। S2 को अगर S3 से शॉर्ट कर दें इसी क्वेश्चन में, ठीक है, Q वाले में, अगर Q की बात करें हमने, ये 4 प्लेट्स हो गई, ये S1 2 3 4, ठीक है, ये बैटरी लग गई हमारे पास, और S2 और S3 को शॉर्ट कर दिया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये बीच वाला कैपेसिटर ख़त्म हो गया। बीच वाला कैपेसिटर ख़त्म हो गया तो यहाँ पर 2 कैपेसिटर बचेंगे, C0 और C0, ठीक है। इन दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, ठीक है, इसको हम A बोल सकते हैं पोटेंशियल को, ये पोटेंशियल सेम हो गया। तो ये कैपेसिटर नहीं रहेंगे, एक कैपेसिटर ये रहेगा, एक कैपेसिटर ये रहेगा। तो यहाँ पर 2 कैपेसिटर सीरीज़ में है तो ये C इक्विवेलेंट हो जाएगा C0/2, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट ऑप्शन की, कि इसमें बोला है S1 और S3 को आपस में कनेक्ट किया है और S2 और S4 को शॉर्ट कर दिया है, ठीक है। तो R की अगर हम लोग बात करें कि ये हो गया S1 S2 S3 S4, S1 और S3 को कनेक्ट कर दिया बैटरी से, ठीक है। इनके बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालना है तो बैटरी से कनेक्ट कर दिया, और S2 और S4 को हमने शॉर्ट कर दिया। तो हम लोगों को एक तरीका पता है, पोटेंशियल लिख के इनका एक कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। तो इसका पोटेंशियल अगर 0 हो गया, ये V वोल्ट की बैटरी, तो इसका पोटेंशियल V मान सकते हैं अपन, ठीक है। और इसका पोटेंशियल अगर हम लोग कुछ P मान लें तो इसका पोटेंशियल भी P हो गया। 3 पोटेंशियल वाले पॉइंट हो गए, इसका पोटेंशियल V, इसको स्पेस में ड्रॉ कर देते 0, और ये हो गया P। यहाँ पर बैटरी लगी हुई है। अब हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों प्लेट्स V और P के बीच में कनेक्टेड है, तो ये V और P के बीच में कनेक्ट हो गया एक कैपेसिटर। ये P और O के बीच में कनेक्टेड है तो इसके बीच में कनेक्ट हो गया, और ये O और P के बीच में कनेक्ट है, ये हो गया। तो भाई हमारे पास में 3 कैपेसिटर हो गए, सबका कैपेसिटेंस इक्वल है।
ठीक है, तो ये दो पैरेलल में हो गए, दो पैरेलल में हो गए तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 2C0 हो जाएगा, और ये सीरीज में है तो C इक्विवेलेंट हम लोग बोल सकते हैं 2C0 और C के बीच में, तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, तो ये आ जाएगा भाई हमारे पास में 2C0/3, R का 2C0/3 आ गया। ठीक है, अब आगे अगर हम लोग बात करें तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें S की बात कर लेते हैं। द कैपेसिटेंस बिटवीन S1 एंड S2 विद S3 एंड S1 इज S3 sorted to S1 एंड S2 is sorted to S4। तो देखो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो हमसे बोला था कि कैपेसिटेंस बिटवीन S1 एंड S2 निकालना है, S3 is sorted to S1। ठीक है, बिटवीन S1 एंड S2 निकालना है। ठीक है, ये हो गया, और S3 इज शॉर्टेड टू S1 एंड S2 इज शॉर्टेड विद S4। तो देखो यहाँ पर भी हम लोगों को पोटेंशियल नोट करके, जैसे यहाँ का पोटेंशियल 0 मान लिया, ये V है तो ये V हो जाएगा हमारे पास में। अच्छा, इसका पोटेंशियल V है तो ये वाला पोटेंशियल भी हमारे पास में V हो जाएगा, और इसका पोटेंशियल अगर 0 है तो ये पोटेंशियल भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास में दो पोटेंशियल वाले पॉइंट है 0 और V, तो ये V हो गया और ये 0 हो गया, तो एक कैपेसिटर हमारे पास में यहाँ लग जाएगा, देखो 0 और V। ठीक है, ये 0 और V का एक कैपेसिटर हो गया, और 0V के 3 कैपेसिटर हमारे पास में हम देख सकते हैं हमने कनेक्ट कर दिया। तो और ये तीनों के तीनों पैरेलल में आ गए, ये तीनों पैरेलल में आ गए, तो C इक्विवेलेंट हो जाएगा हमारे पास में 3C0। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास में आ रहा है C0/3, दूसरे का था C0/2, और तीसरे का था 2C0/3, और फोर्थ का था 3C0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से थोड़ा मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन हम लोग इसको मानेंगे। एक स्फीयर दिया हुआ है जिसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स n है और एंगल ऑफ इंसिडेंस θ0 है। ठीक है, हमसे क्या बोला है इसके अंदर, ये ऐसे एक स्फीयर है। ठीक है, एक स्फीयर है और यहाँ पर एक इंसिडेंट लाइट आ रही है θ0 पे। ठीक है, θ0 पे आ रही है, तो ये बोल रहा है कि इसका पार्शियल रिफ्रैक्शन हो रहा है, पार्शियल रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो ये φ0 पर जा रही है। ठीक है, φ0 पर जा रही है, और यहाँ से भी इसका पार्शियल रिफ्लेक्शन हो रहा है। बोला है हमसे कि यहाँ पर इसका पार्शियल रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो पार्शियल रिफ्लेक्शन हो रहा है तो ये एंगल और ये एंगल सेम होगा। हम लोग देख सकते हैं कैसे सेम होगा, क्योंकि ये साइड और ये साइड इस ट्रायंगल में सेम है, ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, और ये वाला जो एंगल होगा ये भी φ0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाली जो रे है यहाँ से बाहर आएगी, तो हम लोग देख सकते हैं एक ट्रायंगल यहाँ पर बन रहा है, ये भी आइसोसेलेस होगा, तो यहाँ पर भी ये φ0 हो जाएगा, और यहाँ से ये बाहर चली जाती है। ये क्वेश्चन में हमसे बोला है। अच्छा, हम लोग बोल सकते हैं कि अगर ये θ0 पर आ रही है तो φ0 पर जाएगी, और φ0 पर इस मीडियम में है तो इधर θ0 पर ही जाएगी। स्नेल्स लॉ से मैंने डायरेक्ट ये बात बोल दी है, मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, अब हम यहाँ पर अगर डेविएशन की बात करें तो नेट डेविएशन अगर हमें निकालना है तो यहाँ का डेविएशन कितना होगा, तो यहाँ ρ1 डेविएट हुई, और ये जो डेविएशन होगा वो हो जाएगा θ0 माइनस φ0। ठीक है, एक डेविएशन यहाँ पर आया, ये लाइट रे को इधर जाना था, अभी इधर चली गई। एक डेविएशन हमारे पास में यहाँ पर आया पाई माइनस 2θ0। ठीक है, और थर्ड डेविएशन इस लाइट रे को इधर जाना था और ये इधर चल गई, तो थर्ड डेविएशन यहाँ पर आया और ये आएगा θ0 माइनस φ0। ठीक है, तो नेट डेविएशन अगर हम लोग लिखना चाहे और सभी जगह डेविएशन हमने सेम सेंस में लिखा है तो सारा डेविएशन जुड़ जाएगा। तो θ0 माइनस φ0 प्लस पाई माइनस 2θ0 प्लस θ0 माइनस φ0। ठीक है, तो यहाँ पर नेट डेविएशन हम लोगों के पास में निकल के आ रहा है पाई प्लस 2θ0 माइनस 4φ0, ये नेट डेविएशन आ गया। ठीक है, अब ऑप्शन ए हमसे क्या बोल रहा है, ऑप्शन ए हमसे बोल रहा है कि अगर रेफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है और अल्फा नेट डेविएशन 180 डिग्री है तो बताओ θ0 की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या होगी। तो हम लोगों से ऑप्शन ए में बोला गया है कि इट इज़ इक्वल टू अल्फा एंड अल्फा इज इक्वल टू पाई। अगर अल्फा पाई हो गया तो मैं बोल सकता हूँ पाई प्लस
2 थीटा नॉट माइनस 4 फाई नॉट इज इक्वल टू पाई। इससे ये कैंसिल हो गया, तो मैं बोल सकता हूँ थीटा नॉट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ फाई नॉट। ठीक है, एक रिलेशन हमारे पास में यहाँ आ गया, हमें थीटा नॉट की वैल्यू निकालनी। अच्छा, हमें रेफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 दिया हुआ है, एक बार स्नेल्स लॉ लगा लेते हैं इन दोनों सरफेस के बीच में। तो मैं बोलूँगा एयर का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगा 1 साइन थीटा नॉट इज इक्वल टू 2 साइन फाई नॉट। ठीक है, ये रिलेशन आ गया यहाँ से। अब देखो, 2 अननोन और 2 वेरिएबल हो गए हमारे पास, 2 इक्वेशन और 2 वेरिएबल हो गए। तो यहाँ से हम लोग एक काम करते हैं, फाई नॉट की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा नॉट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ साइन फाई नॉट। फाई नॉट हो जाएगा हमारे पास में थीटा नॉट बाई 2। ठीक है, और यहाँ पर इसको लिख देते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा नॉट बाई 2। ठीक है, माइनस इसको इधर ले जाते हैं 2 साइन थीटा नॉट बाई 2 इज इक्वल टू 0। एक काम करते हैं, 2 साइन थीटा नॉट को कॉमन ले लेते हैं। तो 2 साइन थीटा नॉट कॉमन आ गया, तो ये आ जाएगा हमारे पास में कॉस थीटा नॉट बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पर या तो साइन थीटा नॉट की वैल्यू 0 हो तब ये ऐसा पॉसिबल है। तो साइन थीटा नॉट की वैल्यू, थीटा नॉट बाई 2 की वैल्यू अगर 0 डालते हैं हम लोग, तो थीटा नॉट हो जाना चाहिए हमारे पास में 0 डिग्री। साइन थीटा की वैल्यू 0 पर आती है। अब कोस थीटा की वैल्यू कितनी होगी 1। तो अगर कोस थीटा नॉट बाई 2 की वैल्यू भी 1 होनी चाहिए, तो हमें पता है कि कोस थीटा नॉट बाई 2 की वैल्यू 1 होती है 0 डिग्री पे। तो थीटा इससे भी हमारे पास में 0 डिग्री आ रहा है। ठीक है, तो 2 ऑप्शन में से हमने दोनों को कंपेयर किया तो 0 आंसर आ रहा है। तो ए ऑप्शन में हमारे पास में आंसर आ जाएगा 0 डिग्री। तो ए का हो जाएगा 5। ए का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 5 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, 0 डिग्री यहाँ पर आए तभी ये 180 डिग्री पे जा सकती है। अब ये सेकंड में हमसे बोल रहा है कि एन अगर √3 हो जाए और अल्फा 180 डिग्री हो जाए। तो देखो, पहले वाले में भी अल्फा 180 डिग्री था, तो रिलेशन एक तो हमारे पास में मिल गया फाई नॉट, बी वाले की बात कर रहे हैं। एक रिलेशन हम लोगों के पास में थीटा नॉट इज इक्वल टू 2 फाई नॉट हो गया। अच्छा, दूसरा रिलेशन हम लोग फिर से स्नेल्स लॉ लगाएंगे और यहाँ पर एन की वैल्यू √3 रख देंगे। तो ये हो जाएगा साइन थीटा नॉट इज इक्वल टू √3 साइन फाई नॉट। स्नेल्स लॉ लगाया, फिर से इसमें वैल्यू डाल देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 2, जैसा हमने लास्ट टाइम किया था, बस इतना सा अंतर आ गया, कॉस थीटा नॉट बाई 2। और यहाँ से फाई की वैल्यू डाल देते हैं माइनस √3 साइन थीटा नॉट बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो एक काम करते हैं, साइन थीटा नॉट बाई 2 इसमें कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा 2 कॉस थीटा नॉट बाई 2 माइनस √3 इज इक्वल टू 0। तो 2 आंसर आ जाएगा, साइन थीटा नॉट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब या तो थीटा नॉट 0 हो तब ऐसा हो सकता है, या फिर कोस थीटा नॉट की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में √3/2। इसका मतलब थीटा नॉट होना चाहिए हमारे पास में π/3, मतलब 60 डिग्री। या तो 60 डिग्री हो थीटा नॉट या 0 डिग्री हो। तो हमारे पास में बी वाले का जो करेक्ट ऑप्शन होगा मैट्रिक्स मैच में, तो बी वाले का जो बी वाला हमने इसको बोला है, बी वाले का जो करेक्ट ऑप्शन होगा 0 डिग्री एंड 60 डिग्री, मतलब सेकंड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो सी है, मतलब जो आर है हमारे पास में, उसमें सेम बोला है लेकिन हमसे फाई नॉट की वैल्यू पूछिए। फाई नॉट, अच्छा थीटा नॉट हमें मिल गया है तो फाई नॉट इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो थीटा नॉट और फाई नॉट के बीच में रिलेशन ये है। तो अगर हम आर वाले की बात करें तो फाई नॉट इज इक्वल टू थीटा नॉट बाई 2, तो हाफ कर देते हैं हम इसका, तो ये आ जाएगा 30 डिग्री और 0 डिग्री का हाफ तो 0 रहेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास में आर वाले का ये हो जाएगा 1। आर वाले का 1 हो गया। अब एस में n इज इक्वल टू √2 दिया है और थीटा नॉट इज इक्वल टू 45 दिया है और हमसे अल्फा की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो स्नेल्स लॉ लगा के हम लोग फाई की वैल्यू निकाल लेंगे पहले तो। अब देखो एस वाले में हमसे n इज इक्वल टू √2 दिया है और फाई इज इक्वल टू थीटा नॉट इज इक्वल टू 45 डिग्री दिया है। तो फाई की वैल्यू निकालते हैं। 1 स्नेल्स लॉ लगा रहे हैं, 1 साइन 45 इज इक्वल टू √2 साइन फाई नॉट। तो साइन फाई नॉट में देख सकता हूँ यहाँ से मेरे पास में 1/2 आ गया, मतलब फाई नॉट की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। अच्छा, तो अल्फा कितना आएगा? तो अल्फा इज इक्वल टू वो था पाई
प्लस 2 थीटा नॉट माइनस 4 फाई नॉट। देख लेते हैं एक बार कितना था, पाई प्लस 2 थीटा नॉट माइनस 4 फाई नॉट, पाई प्लस 2 थीटा नॉट, तो बस हो गया हमारे पास में 180 प्लस 2 इंटू 45 माइनस 4 इंटू 30 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 150 डिग्री। ठीक है, तो 150 डिग्री आ गया हमारे पास में। तो करेक्ट आंसर देखो, फर्स्ट का हो गया हमारे पास में 5, सेकंड का 2, थर्ड का 1 और एस का 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में एलसी ऑसिलेशन और आरएल सर्किट का कॉम्बिनेशन है। क्वेश्चन बड़ा आसान है, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट पर बेस्ड है। ठीक है, तो इसको मैं इजी कैटेगरी में रखूँगा। हमसे बोला है कि इस सर्किट के अंदर K1 और K2 इनिशियली ओपन है। ठीक है, पहले हम लोग क्या करते हैं कि K1 को क्लोज करते हैं। जैसे हमने K1 को क्लोज किया, क्लोज करते ही इस सर्किट में हमसे करंट मांगा है। तो भाई हम लोग देख सकते हैं, अगर ये LR सर्किट हो गया, LR सीरीज सर्किट हो गया, और अगर इंडक्टर इनिशियली अनचार्ज होता है और स्विच क्लोज करते हैं, तो इंडक्टर यहाँ पर सडनली जस्ट आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड, इंडक्टर एक कंडक्टिंग वायर की तरह बिहेव करता है। ठीक है, इंडक्टर यहाँ पर t = 0 पर कंडक्टिंग वायर की तरह कंडक्टिंग वायर की तरह बिहेव नहीं करेगा, ये करंट का अपोज करेगा। जैसे हम स्विच को क्लोज करेंगे, तो स्विच को क्लोज करते ही इंडक्टर यहाँ पर करंट फ्लो का अपोज करेगा, फ्लक्स चेंज का अपोज करेगा, करंट फ्लो का अपोज करेगा। तो इंडक्टर यहाँ पर सर्किट ब्रेक का काम करेगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि जैसे स्विच क्लोज करेंगे तो करंट हमारे पास में 0 आएगा, I1 की वैल्यू हमें 0 मिल गई। ठीक है, अब नेक्स्ट ये हमसे पूछ रहा है कि बताओ I2 की वैल्यू क्या होगी। I2 की वैल्यू क्या है, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, जैसे जैसे करंट यहाँ पर फ्लो करेगा, इंडक्टर के अंदर एक स्टेडी स्टेट आएगी और स्टेडी स्टेट पर इंडक्टर एक कंडक्टिंग वायर की तरह बिहेव करेगा। एट t = इन्फिनिटी, इंडक्टर एक कंडक्टिंग वायर की तरह बिहेव करेगा। कंडक्टिंग वायर की तरह बिहेव करेगा तो ये एक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट हो गया, रेजिस्टेंस इसके अंदर होगा, बैटरी इसके अंदर है, और इसको हमने कंडक्टिंग वायर से रिप्लेस कर दिया। तो करंट I2 जो आएगा हमारे पास में E/R हो जाएगा। तो R2 की जो वैल्यू है हमारे पास, R2 की जो वैल्यू है, करंट I2 हमारे पास में E/R हो जाएगा, और E जो है हमारे पास में वो 20 वोल्ट है और R 5 है। तो मैं बोल सकता हूँ 20 / 5, 4 एम्पियर करंट आ जाएगा। तो यहाँ पर P का जो करेक्ट ऑप्शन है वो 1 है और Q का जो है वो 3 है। ठीक है, अब फोर्थ की बात करते हैं। हमसे बोला है कि इस स्विच को ओपन कर दे और इस स्विच को क्लोज कर दे। तो ये हमारे पास में एक LC ऑसिलेशन वाला सर्किट हो गया। करंट ये मैक्सिमम चार्ज है, इसके पास में एनर्जी मैक्सिमम स्टोर है ना, और इसको क्लोज कर दिया, तो ये एक LC ऑसिलेशन वाला सर्किट हो गया। LC ऑसिलेशन वाला सर्किट हो गया, तो हमसे फ्रीक्वेंसी पूछिए। तो हमें पता है कि LC ऑसिलेशन वाले सर्किट की जो फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा = होता है 1/√LC। ठीक है, हम लोगों को इंडक्टेंस दिया हुआ है, इंडक्टेंस हम लोगों के पास में है 25 मिली हेनरी। ठीक है, 25 × 10⁻³ और कैपेसिटेंस है 10 माइक्रोकूलम, तो 10 × 10⁻⁻6। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में इसकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 2 रेडियन पर सेकेंड। इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, अब अगर हम लोग इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें वैल्यू ऑफ V0, अब जब हमने इससे पूछा है, हमसे बोला है कि जब इसको कनेक्टेड रखते हैं तो कभी एनर्जी इसके पास रहेगी, कभी एनर्जी इसके पास रहेगी। तो हमसे बोला है कि वोल्टेज का एम्पलीट्यूड क्या होगा, वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो हम लोग देख सकते हैं कि जब इसके पास एनर्जी मैक्सिमम रहेगी तो सर्किट में करंट मैक्सिमम रहेगा, और जब इसके पास सारी एनर्जी चली जाएगी तो सर्किट का इसके अक्रॉस वोल्टेज मैक्सिमम रहेगा। तो हम एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ पर लगाएं, तो एनर्जी कंजर्वेशन मैंने यहाँ पर लगाया कि जब सारी एनर्जी इंडक्टर के पास में थी तो ½ L/I2² हो गया, और ये जब सारी एनर्जी कैपेसिटर के पास में चली जाएगी तो वोल्टेज
मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, हम लोगों को पता है दोनों के बीच में एनर्जी का ऑसिलेशन होगा। तो इनिशियल एनर्जी इंडक्टर के पास में थी और जब सारी एनर्जी कैपेसिटर के पास में हो जाएगी तो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर मैक्सिमम हो जाएगी। ये कैंसिल हो जाएगा। इंडक्टेंस 25 इंटू 10⁻³ आई नॉट की वैल्यू 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 इंटू 10⁻⁻6 वी नॉट स्क्वायर हो जाएगा। तो वी नॉट की वैल्यू जो आएगी हमारे पास में सॉल्व करने पर 200 वोल्ट आ जाएगी। तो एस का जो आंसर आएगा 5 आ जाएगा। तो यहाँ 1325 ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है।